हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम सीमन को देखते हैं जिसको अपने पीछे एक शेडो फील हुआ और वो डर जाती है। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की और साथ ही एक्टिंग करने लगी कि वो अपने ब्रदर को मैसेज कर रही है। तभी कोई उसकी नेक पर आकर नाइफ रख देता है। याओ यांग ने उसे पुलिस को कॉल करने से रोका तो सीमन उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अगर उसकी इंजरी को ट्रीटमेंट ना मिला तो सीमन को मारने से पहले वो खुद मर जाएगा। क्यों ना वो पहले सीमन को मेडिसिन अप्लाई करने दे। याओ यांग उसकी बात मान गया और बेड पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद सीमन मेडिसिन बॉक्स ले आई, पर मेडिसिन अप्लाई करते हुए वो जानबूझकर याओ यांग को हर्ट करती है क्योंकि थोड़ी देर पहले याओ यांग ने उसकी नेक पर नाइफ रखी थी और उसने अभी तक बदला नहीं लिया था। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद उसने याओ यांग का हाथ हथकड़ी से बांध दिया और उसके हाथ से वॉच उतार लेती है। फिर उसने बताया कि ये उसके अंकल का घर है। थोड़ी देर पहले याओ यांग थीफ की तरह उस घर में घुस आया और उसने सीमन की नेक पर नाइफ भी रखी थी, इसलिए ये उसका कंपनसेशन है और वो यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। ये बोलकर सीमन वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर याओ यांग के गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने बताया कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था उन सबको उन्होंने पकड़ लिया है। याओ यांग कहता है कि वो खुद उन लोगों से डील करेगा और फिर सीमन की प्रोफाइल पिक्चर देखते हुए बोला कि पहले उसे इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। सीमन वहां से मिस्टर वैंग के पास जाती है और उसने मिस्टर वैंग को अपने ब्रदर ची युआन की पिक्चर दिखाते हुए बताया कि वो उसे ढूंढना चाहती है। बदले में उसने याओ यांग की वॉच मिस्टर वैंग को दे दी। मिस्टर वैंग ने अच्छे से वो वॉच देखी और कहता है कि वो वॉच काफी एक्सपेंसिव लग रही है, जिस पर सीमन ने कहा कि उसने उनको वॉच दे दी है तो क्या अब उसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिस्टर वैंग ने एक इन्वेलप उसे दिया, लेकिन वो पढ़कर सीमन ने मिस्टर वैंग की तरफ देखा। मिस्टर वैंग कहता है कि वो याओ यांग की गर्लफ्रेंड है और याओ यांग को पकड़ने में वो उनकी हेल्प कर सकती है। सीमन पहले ही समझ गई थी कि याओ यांग कोई आम पर्सन नहीं है और जब उसे पता लगा कि वो फू याओ यांग है और वो लोग उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं तो सीमन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उन्होंने उसे बांध दिया। 10 मिनट वेट करने के बाद मिस्टर वैंग कहता है कि उन्होंने 10 मिनट पर एग्री किया था, पर फू याओ यांग अभी तक उसे बचाने नहीं आया। लगता है फू याओ यांग की गर्लफ्रेंड उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर उसे मार देना चाहिए। एक पर्सन नाइफ से उस पर अटैक करने लगा, पर तभी फू याओ यांग अपने गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है। वो आकर सीमन के सामने खड़ा हो गया और मिस्टर वैंग से कहता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता। ये सुनकर मिस्टर वैंग बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की के पास याओ यांग की लिमिटेड एडिशन वॉच थी जो उसके फादर ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी और इस बारे में कौन नहीं जानता। पर याओ यांग ने इग्नोर कर दिया और कहता है कि वो उस लड़की के साथ जो करना चाहता था कर सकता है और वहां से जाने लगा। सीमन को पता था कि अब सिर्फ याओ यांग ही उसे बचा सकता है और जल्दी से कहती है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई तो क्या अब याओ यांग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर याओ यांग रुक जाता है और सीमन उसे कहती है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता, वो ऐसा कैसे कर सकता है। याओ यांग उसके पास गया और कहता है कि क्या वो उससे प्यार करता है। सीमन सबके सामने प्रूफ करने के लिए कि वो फू याओयांग की गर्लफ्रेंड है, फू याओयांग की चीख पर किस कर देती है और उसने याओयांग से कहा कि कुछ टाइम पहले उसने याओयांग की जान बचाई है तो अब याओयांग को भी वो डेबिट रीपे करना चाहिए। ये सुनकर याओयांग उसकी हेल्प करता है और उसके गार्ड्स ने सब गुंडों के हेड पर गन पॉइंट कर ली। अब उन्होंने सब गुंडों को पकड़ लिया और याओयांग ने सीमन को ऑफर किया कि अगर वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है, पर सीमन रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि अब वो दोनों इवन हो गए हैं और अच्छा होगा कि दोबारा ना मिलें। ये बोलकर वो वहां से चली गई। अगले सीन में याओ यांग अपने अंकल फू चनिया के साथ ओपेरा शो देख रहा होता है। वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, पर तभी वहां पर कुछ वेटरेस आती हैं जिनमें सीमन भी थी। उसकी नजर जैसे ही याओ यांग पर पड़ी तो वो सोचती है कि याओ यांग वहां पर कैसे हो सकता है। एक लड़की ने उसे टी सर्व करने का कहा तो वो अपना फेस छुपाते हुए टी सर्व करने के लिए चली जाती है, पर टी सर्व करते हुए याओ यांग की नजर उस पर पड़ गई। उसने जल्दी से अपने कोट से सीमन को कवर किया और मैनेजर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या अब उनका क्लब इतना पुअर हो गया है कि एक कंप्लीट यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैनेजर ये सुनकर डर जाती है और उसने जल्दी से अपोलोजाइज किया। थोड़ी देर बाद याओ यांग के गार्ड्स वहां पर उसके सेक्रेटरी को लेकर आते हैं और बताने लगे कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसी ने लीक की थी। ये सुनकर याओ यांग फू चनिया से कहता है कि उसका ओपेरा शो बहुत ही अच्छा है और उसे इन चीजों की बहुत नॉलेज भी थी, तो क्यों ना वो उसे गाइड करे कि फू याओयांग को अब क्या करना चाहिए। ये सुनकर चनिया कहता है कि ये एक लॉ अबाइडिंग सिटी है और उसे पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, पर फू याओयांग कहता है कि वहाँ पर सिर्फ उसका रूल चलता है। उसने सामने खड़े पर्सन के हाथ से शॉट ले ली और फिर सीमन का हाथ पकड़कर उस सेक्रेटरी पर अटैक करने लगता है। सीमन ये देखकर डर गई, पर फू याओयांग ने उसे कहा कि क्या वो भूल गई है
वो ओपेरा शो के शॉट है और रियल तो नहीं हो सकती। जैसे ही सीमन ने आंखें खोलकर देखा तो वो सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक था। फू जाओजैंग ने अपने गार्ड से कहा कि वो उस पर्सन को वहां से ले जाए, पर वो सेक्रेटरी बैक करने लगा कि फू जाओजैंग उसे छोड़ दे और उसे माफ कर दे। पर तभी उसके गार्ड्स नाइफ से उस सेक्रेटरी को मार देते हैं। सीमन ने डर कर आंखें बंद कर ली तो जाओजैंग उसे हक कर लेता है। फिर गार्ड्स उस सेक्रेटरी को वहां से ले गए और चंदिया कहता है कि उसे लोगों को चूज और जज करना बिल्कुल भी नहीं आता, क्यों ना वो उसके लिए एक सेक्रेटरी अरेंज कर दे। फिर वहां पर एक लड़की एंटर हुई जिसकी तरफ चनिया ने देखा। वो जैसे ही चनिया के पास से गुजरने लगती है तो चनिया के हैंड को टच करती है। फिर वो फू जाओजैंग के पास जाकर बैठ गई। चनिया ने बताया कि ये लड़की उसने खुद सेलेक्ट की है, आज से वो फू जाओजैंग की सेक्रेटरी होगी। जाओजैंग ने सीमन की तरफ देखा और फिर सीमन चनिया से कहती है कि वो अपनी मिस्ट्रेस को जाओजैंग की सेक्रेटरी बनाना चाहता है। ये अच्छी बात तो नहीं। चंदिया को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो ऐसी बात कर भी कैसे सकती है। तो सीमन बताने लगी कि जब वो लड़की वहां पर एंटर हुई तो चनिया ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे तो लवर एक दूसरे को देखते हैं, और याओजैंग के साथ बैठने से पहले उसने चनिया के हैंड को टच भी किया। इसका मतलब है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है। चनिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। याओजैंग ने चनिया से कहा कि फिर तो उसे अपनी मिस्ट्रेस को लेकर वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक को इस बारे में पता लग गया तो चनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। चनिया गुस्से से उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीमन ने याओयांग से पूछा कि क्या उसकी ऑफर अभी भी अवेलेबल है। याओयांग ने उससे पूछा कि वो किस ऑफर के बारे में बात कर रही है, तो सीमन उसे कहती है कि अभी उसने चनिया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। उसे पता है कि अगर वो ऐसे ही बाहर जाएगी तो चनिया उससे बदला जरूर लेगा। अब सिर्फ वो याओयांग ही उसे बचा सकता है। याओयांग उसकी बात समझ गया और फिर कहता है कि उसे ये जज करने की क्वालिटी किसने सिखाई है, और सीमन ने बताया कि उसका फादर डेथ से पहले एक इंटेरोगेट ऑफिसर था। याओयांग ने कहा कि वो एक टेस्ट करेंगे, अगर सीमन ने ठीक जज कर लिया तो फिर वो उसकी सेक्रेटरी बन सकती है। याओयांग उससे क्वेश्चन करता है कि वो थोड़ी देर पहले वाली लड़की में इंटरेस्टेड था, पर सीमन ने उसके एक्सप्रेशन जज करते हुए बताया कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो याओयांग ने उसे कहा कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और सीमन कहती है कि वो ये भी झूठ बोल रहा है। वो याओयांग ने कहा कि वो बहुत प्यारी है और इस पर सीमन कहती है कि हाँ वो सच बोल रहा है। याओयांग उसे अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए मान जाता है, पर तभी उसे चक्कर आने लगी। सीमन ने उसे जल्दी से पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो याओयांग ने टी की तरफ देखा और वो समझ गया कि जरूर उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो सीमन से कहता है कि उसका फर्स्ट टास्क ये है कि वो उसे घर ले जाए। सीमन उसे जैसे ही घर लेकर जाती है तो फू याओयांग बेड पर बैठ गया। वो सीमन का हाथ पकड़कर भी अपने पास गिरा लेता है। सीमन उसकी तरफ देखने लगी तो याओयांग ने उसे पूछा कि वो क्या करना चाहती है, तो सीमन उसे उठाकर बाथ टब के पास ले गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। याओयांग सीमन से कहता है कि वो बार बार उसे अप्रोच कर रही है, आखिर वो चाहती क्या थी। तभी सीमन को एक मैसेज रिसीव हुआ और वो फू याओयांग को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ गया है। वो जैसे ही बाहर जाने लगी जहाँ उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था, तो याओयांग ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है कि उसमें ऐसा क्या है जो वो सीमन को दे सकता है। तो सीमन ने कहा वो उसे प्यार दे सकता है। और इसके बाद फू याओयांग उसके हेयर ठीक करने लगा और कहता है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसे उसे देख लिया तो वो जरूर मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। फिर वो सीमन के हाथ पर एक ब्रेसलेट बांध देता है। फिर उसने सीमन को गुड बाय बोला तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। बाहर आकर सीमन ने शंतिंग को थैंक्स कहा, क्योंकि एक्चुअली शंतिंग उसका कजन था और उसने झूठ बोलने में सीमन की हेल्प की। इस पर वो कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर सीमन को और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो वो बता सकती है, पर वो केयरफुल रहे क्योंकि शाओजैंग एक सिंपल पर्सन नहीं था। सीमन ने उसे बताया कि उसका वहां आने का एक और पर्पस भी है, और फिर शंतिंग के जाने के बाद सोचने लगी कि सेक्रेटरी बनने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी करके याओजैंग के क्लोज होना होगा और फिर ही वो ची युआन को ढूंढ सकती है। नेक्स्ट डे याओजैंग सीमन के घर पर आ गया और उसे एक ड्रेस देकर चेंज करने को कहता है, और इसके बाद वो सीमन को अपने साथ पार्टी पर ले गया। अंदर जाने से पहले उसने सीमन की ड्रेस पर एक ज्यूल अटैच कर दिया। सीमन ने पूछा वो क्या है, तो फू याओजैंग ने उसे सही आंसर नहीं दिया और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर याओजैंग सीमन से कहता है कि क्या वो उन सब लोगों को देखकर बता सकती है कि उनमें से कौन चनिया का पर्सन है। सीमन ने आसपास देखा और सामने खड़े हुए मिस्टर चंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उनके हाथ में सेम सिगार है, जरूर मिस्टर चंग ही होंगे। याओजैंग ने कहा कि वो उसके पीछे नहीं जा सकता, इसलिए सीमन उसका पीछा करे, और सीमन उसके पीछे जाने लगती है। जब सीमन ने नोटिस किया कि एक गार्ड भी उसके पीछे आ रहा है तो उसने जानबूझकर रेड वाइन अपनी ड्रेस पर गिरा दी और कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है, क्या वो वहां पर भी उसे फॉलो करना चाहता है। वो गार्ड अपोलोजाइज करके वहां से चला गया और सीमन ने फिर से मिस्टर चंग का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि वो एक रूम में एंटर होता है तो सीमन छुपकर सब कुछ देखने लगी।
तभी वहाँ पर उसे अपना ब्रदर ची युआन नजर आता है और वो सोचती है कि ची युआन वहाँ क्या कर रहा है। एक पर्सन की नजर सीमन पर पड़ गई और वो आकर उसे पूछता है कि वो कौन है और वो वहाँ पर क्या कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ची युआन जल्दी से बाहर आया और झूठ बोल देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं कर पाया पर अभी उसे वहाँ से भेज देगा। ये सुनकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और ची युआन ने एक फोन सीमन के हाथ में देते हुए कहा कि वो जल्दी से वहाँ से चली जाए, वो बाद में उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। सीमन जब वापस आई तो याओ ने अपने कोट से उसे कवर किया और तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। उनको देखकर चनिया कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो वहाँ पर क्या करने आई हैं। चनिया सब गेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर सकता है। याओ ने कहा कि उसके फादर ज्यादा बाहर नहीं जाते, अच्छी बात है कि वो रिलैक्स करने आए हैं, किसी आउटसाइडर को डिसाइड करने की जरूरत नहीं। चनिया ये बात सुनकर कहता है कि अब एक अडॉप्टेड सन उसे बताएगा कि आउटसाइडर कौन है। मिस्टर फू ने चनिया पर गुस्सा किया तो वो चुप कर जाता है। चनिया अपने गार्ड से कहता है कि वो मिस्टर फू को वापस छोड़ाएं। मिस्टर फू के जाने के बाद याओ यांग चनिया से कहता है कि दूसरे लोगों के मैटर में इंटरफेयर करने से पहले वो अपना क्रिएट किया हुआ मेस क्यों नहीं संभालता। चनिया को उसकी बात की समझ नहीं आई और तभी एक पर्सन भागता हुआ उसके पास एक वीडियो लेकर आता है। सिमन ने आगे होकर वो वीडियो चेक की तो उसे पता लगा कि वो सारी वीडियो उस रूम की थी जहाँ पर मिस्टर चंग एंटर हुआ था। वो जल्दी से उस ज्वेल की तरफ देखती है जो वहाँ एंटर होने से पहले फू याओशेंग ने उसके ड्रेस पर अटैच किया था। फू याओशेंग जल्दी से उसे अपने साथ लेकर बाहर चला गया और वो गुस्से से कहती है कि उसने सीमन के ड्रेस पर कैमरा अटैच किया था, अगर वो पकड़ी जाती तो कुछ भी हो सकता था। तो याओशेंग ने उसे कहा कि अगर उसने सीमन को भेजा था इसका मतलब है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। ये बोलकर उसने सीमन का हाथ पकड़ा और वहां से भागना स्टार्ट कर दिया क्योंकि चनिया के गार्ड्स उन दोनों का पीछा कर रहे थे। वो सीमन को 4 व्हीलर बाइक पर एक गाड़ी के पास ले आया और सीमन कहती है कि क्या ये उसका भागने का प्लान है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो चनिया ने सामने खड़ी हुई गाड़ी की यूज की और गाड़ी अनलॉक करता है। सीमन समझ गई कि एक्चुअली वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुका था। कार में बैठकर सीमन ने पूछा कि अब उसका अगला प्लान क्या है, पर याओ बहुत रिलैक्स होकर उसे जवाब देता है कि थोड़ी देर में उनको फॉलिंग स्टार्स देखने को मिलेंगी। सीमन उसे पूछती है कि क्या अभी भी वो जोक करने के मूड में है, पर याओ ने उसे कहा कि वो इतना रिलैक्स है इसका मतलब है कि वो आज अच्छे मूड में है। थोड़ी देर बाद फॉलिंग स्टार देखने को मिला तो याओ कहता है कि अब उन्हें विश भी मांगनी चाहिए और वह आंखें बंद करके विश मांगने लगा। सीमन जल्दी से विश मांगकर कहती है कि उसने विश मांग ली, क्या अब वो उसे आंसर कर सकता है। पर याओ अपनी आंखें नहीं खोलता तो सीमन कहती है कि क्या वो सच में सो गया। थोड़ी देर बाद याओ ने कहा कि अगर वो उसे ऐसे ही घूरती रही तो उसका बॉयफ्रेंड जेलस होगा। सीमन कहती है कि वो एक अच्छा पर्सन है और कार से बाहर जाकर खड़ी हो गई और याओ बोला कि हाँ वो अच्छा पर्सन तो होगा ही क्योंकि वो उसका कजन जो है। सीमन बोली कि वो तो भूल ही गई थी कि याओ के आदमी कुछ भी पता कर सकते हैं और याओ कहता है कि जब उसे पता था तो फिर उसने झूठ क्यों बोला। तो सीमन कहती है कि उसने भी तो झूठ बोला है, उसकी एक फियांसे है। याओ उसके बात सुनकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर सीमन उसके फियांसे अन्ना से मिलती है। अन्ना ने सीमन को हेलो कहा और कहती है कि उसे डर रहता है कि कहीं याओ को कोई लड़की अप्रोच करने की कोशिश ना करे। अब वो तो उसके साथ हर वक्त नहीं रह सकती, तो क्या सीमन उसके लिए याओ पर नजर रख सकती है। सीमन को पता था कि वो उसे वार्न करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि हर लड़की ऐसी नहीं होती कि किसी भी पर्सन को सेड्यूस करने की कोशिश करे। आजकल तो हर पर्सन पैसा कमाने और वर्क करने में बिजी है। ये बोलकर सीमन वहाँ से चली गई और अन्ना गुस्से से याओ से पूछती है कि क्या वो उस लड़की को अपने घर पर लेकर आया था क्योंकि उसे याओ के बेड से एक लड़की का बाल मिला है। ये सुनकर याओ कहता है कि वो उसके साथ कोई भी बहस नहीं करना चाहता। अन्ना ने उसे कहा कि वो उसकी फियांसे है और उसे क्वेश्चन करने का हक रखती है, जिस पर याओ कहता है कि वो चनिया की डॉटर है और इस तरह से वो सिर्फ उसकी कजन है, वो उसे अपने कजन ही समझता है और कभी भी उसे शादी नहीं करेगा। अन्ना को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो अपनी रिस्ट पर नाइफ रखते हुए कहती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो अन्ना अपनी जान ले लेगी। याओ उसे इरिटेट होने लगा और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि वो न्यू घर का पासवर्ड उसे सेंड कर दे और फिर वो वहाँ से चला गया। अन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सोचती है कि कोई बात नहीं, उसके पास भी वो चीज है जो याओ को चाहिए, तो उसे अन्ना से शादी करनी ही होगी। सीमन वहां से बाहर तो आ गई पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे याओ ने एक लोकेशन सेंड करके वहां मिलने को कहा। वो रिफ्यूज करने लगती है पर फिर उसने सोचा कि हो सकता है वो ची युआन को ढूंढने में उसकी हेल्प कर दे और वो उसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। वो उस लोकेशन पर पहुंची तो याओ ने उसे बताया
कि अन्ना उसके अंकल की डॉटर है, वो उसे अपने फियांसे नहीं समझता। अन्ना एक स्पॉइल्ड डॉटर है और वो खुद ही उससे शादी करना चाहती है। सीमन ने उसे कहा कि उसे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं और वहां से जाने लगी तो याओजिंग उसे रोक लेता है। उसने एक की दिखाई और उसे अपने साथ एक घर में ले गया। उसने लाइट्स ऑन की और फिर सीमन को बताता है कि ये उसका घर है। सीमन बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे थैंक्स कहती है, पर याओजिंग ने उसे बताया कि इसका रेंट उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा, जिस पर उसे फिर से गुस्सा आ गया। फिर याओजिंग अपना कोट उतारकर सीमन को देता है और उसे कहा कि वो उसकी ड्रेस ट्राई कर दे। सीमन वहां से जल्दी से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ची युआन की तरफ से एक लोकेशन मिली और वो कहता है कि कल सीमन उससे वहां पर आकर मिले और सीमन सोचने लगी कि उसने वो लोकेशन क्यों सेंड की है। नेक्स्ट डे याओ जेंग चनिया के साथ बैठा था और चनिया उसे एक यूएसपी दिखाते हुए बताता है कि पास्ट में उसने यही एविडेंस उसके फादर के खिलाफ यूज किया था। वो जरूर नहीं चाहता होगा कि ये पुलिस को मिल जाए। चनिया ने कहा कि इसके बदले में वो क्या चाहता है, तो उसका अंकल कहता है कि उसे फौजी कंपनी का 15% स्टेक चाहिए और याओजिंग उसकी बात मान जाता है। चनिया के जाने के बाद मिस्टर फू वहां पर आए और याओजिंग से कहते हैं कि आजकल चनिया कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस है। याओजिंग ने कहा कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो ये सब बस उन पर छोड़ दें। वही सीमन भी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आ जाती है। वो उस लोकेशन पर जाने लगी तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे बिठा लिया। सीमन ने देखा कि वो उसका ब्रदर है। उसका ब्रदर बैक करने लगा कि सीमन उसे बचा ले। सीमन उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, तो चीयुआ ने उसे बताया कि उसे वहाँ पर लाने के लिए ट्रिक किया गया है। वो तो बस अपने ट्यूशन की फीस बनाना चाहता था, पर अब उस पर बहुत सारा डेबिट है। सीमन उसे वहाँ से ले जाए। तभी कुछ गार्ड्स आकर उन पर गन्स पॉइंट कर लेते हैं। सीमन ने कहा कि वो फूजी कंपनी में काम करती है और वहाँ की एम्प्लॉय है, पर वो गार्ड्स कहते हैं कि वो चाहे जो भी हो इस एरिया में ट्रेसपास नहीं कर सकती। वो उन दोनों को ऊपर की तरफ लेकर जाने लगे और सामने से याओजिंग आ जाता है। सिमन ने उसे कहा कि चीयुआन उसका ब्रदर है और वो उन दोनों को जाने दे, पर याओजिंग ने कहा कि चाहे जो भी हो वो उसकी टेरिटरी है और उन्होंने वहां पर ट्रेसपास किया है। अब वो याओजिंग के ऑफिस में थे और याओजिंग ने अपने गार्ड से कहा कि वो चीयुआन को वहां से ले जाएं। सिमन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो याओजिंग से कहती है कि उसे तो ये सब काम पसंद नहीं थे, तो याओजिंग ने कहा कि वो तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सीमन उसे कहती है कि जिस तरह उसकी फैमिली है उसी तरह सीमन की भी एक फैमिली है। वो भी बस अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर आज याओजिंग उसे जान से मार देगा तो कोई ना कोई पुलिस को कॉल जरूर करेगा, क्योंकि इस सोसाइटी में अब एक लॉ भी है। याओजिंग उसकी बात पर स्माइल करने लगा और फिर उसे अपने साथ एक्ट करने की ऑफर करता है। उसने बाहर की तरफ इशारा किया जहाँ से अन्ना अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। सीमन समझ गई कि वो चाहता है कि अन्ना उन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो और वो चीज उसे मिल जाए जो याओजिंग उनसे लेना चाहता है। उसने याओजिंग से क्वेश्चन किया कि याओजिंग उसे ही क्यों चूज करना चाहता है, तो याओजिंग ने बताया कि वो स्मार्ट है और अब उसका ब्रदर याओजिंग के हाथ में है तो वो उसे धोखा नहीं देगी। और फिर सीमन उसकी बात मान जाती है और उसके साथ कॉपरेट करने लगी। जैसे ही अन्ना गार्ड को धक्का देकर अंदर एंटर हुई तो उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि वो याओजिंग से बात करना चाहती है, तो सीमन वहां से बाहर की तरफ जाने लगी और फिर मुड़कर याओजिंग से कहती है कि क्या वो उसके साथ नहीं जाएगा। अन्ना ने इस बात का मतलब पूछा तो सीमन कहती है कि याओजिंग उसका फियांसे है, जाहिर सी बात है वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। वो दोनों वहां से चले गए और अन्ना गुस्से से पागल होने लगती है। स्टेयर्स पर पहुंचकर सीमन ने कहा कि अब उसे घर जाना चाहिए, पर याओजिंग कहता है कि जब वो उसके फियांसे है तो क्या वो उसके पेरेंट्स से नहीं मिलेगी। सीमन कहती है कि वो तो बस एक एक्टिंग थी, पर याओजिंग ने कहा कि जब वो एक्टिंग कर ही रहे हैं तो वो अच्छे से करेंगे। फिर वो उसे अपने साथ घर ले गया। तभी एक डॉग भागता हुआ याओजिंग के सामने आ गया और याओजिंग उसे वहां से जाने को कहता है। सीमन ये बात सुनकर बोली कि वो इतना क्यूट डॉग है, आखिर याओजिंग उससे वहां से जाने का कैसे बोल सकता है। याओजिंग ने उसे बताया कि वो तो बस उसका नेम ले रहा है और उसका नाम गुनडोंग है। और सीमन सोचने लगी कि ये कितना अजीब सा नाम है। याओजिंग उस डॉग को उठाकर उसे प्यार करने लगा और सीमन भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर फू वहां पर आए और कहते हैं कि उन्होंने पहली बार गुनडोंग को याओजिंग के अलावा किसी और के साथ अटैच होते हुए देखा है। सीमन ने जल्दी से मिस्टर फू को ग्रीट किया तो मिस्टर फू कहते हैं कि फाइनली याओजिंग एक लड़की को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आया है। याओजिंग ने बताया कि वो हमेशा फ्यूचर में साथ रहेंगे। बटलर चन ये सब देखकर कहता है कि जब याओजिंग उनके घर में पहली बार आया था तो वो बहुत छोटा था। मिस्टर फू ने उस पर गुस्सा किया तो वो जल्दी से चुप हो जाता है। मिस्टर फू ने जल्दी से याओजिंग से कहा कि वो जाकर सीमन को अपना रूम दिखा दे और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पर सीमन को याद आया कि वो अपना बैग तो नीचे ही भूल आई है और वापस अपना बैग लेने के लिए आई, पर उसे मिस्टर फू की आवाज सुनाई देती है तो वो जाकर बातें सुनने लगी।
मिस्टर फू बटलर चन को डांट रहे थे कि उन्होंने कितनी बार बोला है ये बातें वो लोग शाओशेंग के सामने मेंशन ना करें। बटलर चन ने अपोलोजाइज किया तो सीमन ने देखा कि मिस्टर फू व्हील चेयर से उठकर खड़े हो गए और वो सोचती है कि जब वो चल सकते हैं तो व्हील चेयर पर क्यों हैं। मिस्टर फू ने कहा कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें किसी भी हाल में शाओशेंग की पावर हासिल करने में हेल्प करनी होगी और ये साबित करना होगा कि वो उन्हीं का बेटा है। सीमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और वो चुपचाप वापस चली जाती है। रूम में जाकर उसने मिस्टर फू और शाओशेंग की पिक्चर साथ में देखी और उठाकर सोचती है कि मिस्टर फू की आंखों में शाओशेंग के लिए सिर्फ प्यार ही नजर आता है और शाओशेंग से पूछती है कि क्या उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। शाओशेंग ने बताया कि अगर मिस्टर फू ने उसकी हेल्प ना की होती तो पता नहीं अब वो किस ऑर्फेनेज में होता और शायद मर भी चुका होता। पर सीमन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर वो मिस्टर फू के साथ ना भी होता तो उसे यकीन है कि वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन बनता। सीमन जल्दी से गुंदोंग के साथ प्ले करने लगी पर गुंदोंग उस पर बात करता है तो वो जल्दी से साइड पर लेट गई। योशेंग भी उसके साथ लेट जाता है तो सीमन ने उसे कहा कि उसने गुंदोंग का इतना अजीब नाम क्यों रखा है। तो योशेंग उसे बताता है कि जब फर्स्ट टाइम वो उसे मिला था तो योशेंग ने उसे खाना दिया और फिर वहां से चले जाने को कहा, पर गुंदोंग को वो जितना जाने का कहता गुंदोंग उसके उतना ही पास बैठ जाता, इसलिए उसने ये नाम दे दिया। सिमन कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे पता है कि किस पर्सन के साथ वो लाइफ टाइम रह सकता है और उसके खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो इतना अमेजिंग है तो उसने ज़ाओज़ेंग की बहुत सारी लड़कियों को परस्यू करने में हेल्प की होगी। पर ज़ाओज़ेंग कहता है कि गुंदांग ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि सीमन पहली लड़की है जिसको वो घर पर लेकर आया है। सीमन उसकी बात सुनकर जल्दी से बैठ गई और कहती है कि भूले नहीं, वो दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं। तो ज़ाओज़ेंग ने बताया कि अब तक अन्ना को पता लग गया होगा कि ज़ाओज़ेंग सीमन को अपने घर लेकर आया है। अगले सीन में सीमन अन्ना के साथ बैठी हुई थी और अन्ना उसे एक ब्लैंक चेक ऑफर करती है। सीमन ने उस चेक पर सारे ब्लॉक्स फिल कर दिए और अन्ना कहती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। सीमन बोली कि वो याओजिंग की प्राइस लगा रहे हैं तो क्यों ना वो ज्यादा पैसे ले। ये सुनकर अन्ना अपना फोन उठाते हुए याओजिंग से कहती है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया। सीमन सिर्फ उसके पैसे चाहती है। सीमन ने देखा कि वो सारा टाइम याओजिंग के साथ कॉल पर थी, पर थोड़ी देर में याओजिंग उनके सामने आ जाता है और सीमन ने अन्ना को बताया कि ये तो बस एक एक्टिंग थी, भला वो याओजिंग को कैसे छोड़ सकती है। फिर उसने याओजिंग से पूछा कि जो चीज उसने कहा था क्या याओजिंग ने वो काम कर दिया। तो याओजिंग जल्दी से अपने पॉकेट से रिंग निकालकर उसे रिंग पहना देता है। अन्ना ये देखकर गुस्से से पागल होने लगी। याओजिंग ने सीमन को किस करने की एक्टिंग की और अब वो दोनों घर पर थे। याओजिंग अब भी सीमन के साथ एक्टिंग कर रहा होता है। सीमन ने उसे पीछे हटने को कहा तो याओजिंग उसे इशारा करता है कि वहां पर कैमरास लगे हुए हैं। अन्ना उन कैमरास के जरिए सब कुछ देख रही थी और वो गुस्से से पागल हो रही होती है। सीमन ने भी उसके साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अन्ना से और नहीं देखा गया और वो गुस्से से कहती है कि सीमन को मर जाना चाहिए और फिर सोचती है कि हाँ ये ठीक है, वो उसे जान से मार देगी। उसने जल्दी से कोई मेडिसिन ली और फिर ड्राइवर को गाड़ी से निकाल देती है और फिर गुस्से में कार ड्राइव करने लगी। उधर जाओ जैंग सीमन को छोड़ने के लिए आता है और सीमन ने रिंग उतारकर उसे वापस कर दी। जाओ जैंग कहता है जो गिफ्ट उसने दे दिया वो वापस नहीं ले सकता, पर सीमन कहती है कि उनका रिलेशनशिप उस पॉइंट पर नहीं है जहां वो उसे रिंग गिफ्ट करे। जाओ जैंग ने कहा कि उसने बताया भी था अगर वो चाहे तो उसकी वाइफ बन सकती है, पर सीमन ने रिफ्यूज कर दिया और कार से उतर गई। जाओ जैंग वहां से चला गया। तभी अन्ना तेजी से गाड़ी सीमन की तरफ लेकर आती है और उसने सीमन का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बाद वो कार से निकलकर रोने लगी और कहती है कि उसने किसी को जान से मार दिया है। जाओ जैंग दूर अपनी कार में ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट डे चंया याओयांग के सामने बैठा हुआ था और उसे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। याओयांग साइन करने लगा और कहता है कि इससे पहले वो चंया को कुछ दिखाना चाहता है, वो जरूर उसमें इंटरेस्टेड होगा। उसने चंया को वीडियो दिखाई जिसमें अन्ना ने सीमन का एक्सीडेंट कर दिया था। ये देखकर चंया कहता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वो आराम से फेस चेंज कर सकते हैं, इस सब से वो चंया को नहीं डरा सकते। जाओजेंग स्माइल करने लगा और थोड़ी ही देर में चंया को अन्ना की कॉल आने लगी। जाओजेंग ने आगे होकर कॉल अटेंड कर ली और अन्ना रोते हुए चनिया से कहती है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, चनिया को उसे बचाना होगा। चनिया ये सुनकर जाओजेंग की तरफ गुस्से से देखता है तो जाओजेंग ने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो पुलिस को बता देंगे कि उसकी डॉटर रिच यंग लेडी अन्ना ने एक लड़की का मर्डर किया और फिर वहां से भाग गई। ये सुनकर चनिया को बहुत गुस्सा आता है और उसने याओयांग से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो याओयांग उसे यूएसबी मांगता है। चनिया ने उसे वो यूएसबी दे दी और तभी सिमन वहां पर एंटर होती है। उसे बहुत गुस्सा आया कि सिमन जिंदा है। सिमन ने कहा कि उन्होंने ये सब पहले से ही प्लान किया था और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उन्हें पता लगा कि अन्ना कोई मेडिसिन लेती है जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
तो उन्होंने ये सब प्लान किया और अन्ना सीमन को मारने के लिए सच में आ गई थी। पर उन्होंने पहले ही वहाँ पर एक सिलिकॉन स्टैचू अरेंज किया हुआ था। चनिया ये सब जानने के बाद गुस्से से वहाँ से चला गया, जिसके बाद सिमन कहती है कि उसका काम हो गया, अब याओजिंग को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। याओजिंग कहता है कि उसके ब्रदर के लिए याओजिंग ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, और जहाँ तक रही बात सिमन की, तो वो चाहे तो उसकी सेक्रेटरी बनकर रह सकती है। सिमन ने उसे कहा कि फिर उसे इस बारे में सोचना होगा, उसे डबल पे चाहिए। उसके लिए याओजिंग फौरन मान गया, और फिर वो कहती है कि वो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करेगी और ओवर टाइम वर्क नहीं करेगी। याओजिंग इसके लिए भी मान जाता है। जब सिमन ने कहा कि उसके ऑफ टाइम में याओजिंग उसे कॉल नहीं कर सकता, तो याओजिंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी है और उसकी जरूरत तो याओजिंग को कभी भी पड़ सकती थी। सिमन को फ्लैशबैक याद आया कि शंथिंग ने उसे कहा था कि वो फू चनिया को पकड़ने के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। सिमन को उनकी हेल्प करनी होगी, इसलिए कुछ टाइम और वो फू फैमिली में ही रहे, और वो जल्दी से याओजिंग की बात मान जाती है। सीमन जब अपने घर पहुंची तो चीयुआन पहले से घर पर था। वो जल्दी से जाकर उसे चेक करती है, तो चीयुआन ने उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। इस टाइम में याओजिंग ने उसे अपने होटल में रहने के लिए जगह दी थी। सीमन फिर सामने पड़ी हुई अपने पेरेंट्स की एल्बम उठाकर देखने लगी, तभी उसे ऑफिसर लिन की पिक्चर नजर आती है, और वो चीयुआन से कहती है कि ऑफिसर देखने में बिल्कुल याओजिंग की तरह लग रहे हैं। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में याओजिंग की तरफ देखते हुए इसी बारे में सोच रही होती है, और याओजिंग ने पूछा कि क्या वो उसे बहुत प्यारा लग रहा है। सीमन ने उसे क्वेश्चन किया कि क्या उसने कभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में सोचा है, तो याओजिंग ने बताया कि सिर्फ मिस्टर फू ही उसके फादर हैं। उसने इसके अलावा किसी और चीज के बारे में कभी नहीं सोचा। तभी वहाँ पर पुलिस आकर याओजिंग को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि याओजिंग की पुरानी सेक्रेटरी का मर्डर हो गया था और लास्ट टाइम याओजिंग ने ही उसे विजिट किया था। सीमन ये सुनकर परेशान हो गई, पर याओजिंग ने उसे वेट करने को कहा। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे तो चनिया उसे प्रोवोक करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। याओजिंग ने उसे कहा कि उसने बहुत ही अच्छे से ये सब किया है, किसी को पता भी नहीं लगा, और चनिया कहता है कि वो उसे किसी भी चीज में ट्रिक नहीं कर सकता। फिर चनिया ने गोल्फ उठाकर याओजिंग को हिट किया और पुलिस याओजिंग को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सीमन घर पर बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास चेयुआन आया, जिसने उसे प्लेन की टिकट दिखाते हुए बताया कि याओजिंग ने उसके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। और सीमन ने ये देखकर पूछा कि उसे कैसे पता लगा सीमन स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, तो चेयुआन ने उसे बताया कि याओजिंग के साथ बातें करते हुए उसने याओजिंग को बता दिया था कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक रिग्रेट है कि उनकी स्टडी के सारे पैसे उनके अंकल ने छीन लिए। याओजिंग जो अब जेल में था, वो पास खड़े ऑफिसर से टाइम पूछता है। उसने टाइम बताया तो याओजिंग सोचता है कि अब तक सीमन एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी, पर तभी एक और ऑफिसर वहां पर आकर बताता है कि कोई लड़की उसे मिलने के लिए आई है। अब वो सीमन के सामने खड़ा था, और सीमन उसकी इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई करके कहती है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि सीमन उसे छोड़कर वहां से भाग जाएगी। वो किसी चीज से बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर उसने याओजिंग को एक पिक्चर दिखाई और कहती है कि क्या वो उसके साथ मीटियोर गार्डन देखने के लिए जा सकता है, और दिल में सोचती है कि याओजिंग को उसका इशारा समझना होगा। दूसरी तरफ बटलर जन मिस्टर फू को इस सब के बारे में बता रहा होता है, और मिस्टर फू ने कहा कि अगर याओजिंग इस टेस्ट को पास कर गया तो फिर सारी इनहेरिटेंस उसे ही मिल जाएगी। अब सीमन शंथिंग के पास बैठी हुई थी, और शंथिंग ने उसे बताया कि उन्हें चनिया के खिलाफ सारे एविडेंस मिल गए हैं और अब उसे जरूर सजा होगी। फिर वह सीमन को फू याओजिंग से भी दूर रहने को कहता है, पर सीमन ने कहा कि उसे पता है याओजिंग उन सबसे अलग है। शंतिंग समझ गया कि उसे याओजिंग से प्यार हो गया है, पर फिर भी उसे केयरफुल रहने का कहकर वहां से चला गया। तभी वहां पर याओजिंग आ जाता है और सीमन ने खुश होकर उसे हग कर लिया, पर फिर कहती है कि वो इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ गया, क्या वो भाग कर आया था। याओजिंग कहता है कि ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्यों ना वो लोग नॉर्वे चलें, वो गुनडोंग और चीजुआन को भी अपने साथ ले जाएंगे। जब सीमन ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ उसे पागल बना रहा था और जेल से भागकर नहीं आया, तो वो उस पर गुस्सा करने लगी। याओजिंग ने कहा कि ये सिर्फ सीमन की वजह से पॉसिबल हुआ है। सीमन ने जो उसे पिक्चर दी थी, उससे याओजिंग की बहुत हेल्प हुई है। फिर उसने सीमन से पूछा कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगी, और सीमन उसे हाँ बोल देती है, तो याओजिंग उसे किस करता हुआ रूम में ले गया। नेक्स्ट डे सीमन उठी और अपने रूम से बाहर आई, तो उसे पता चला कि याओजिंग घर पर नहीं है। गार्ड ने उसे बताया कि ब्रेकफास्ट रेडी है, और याओजिंग ने उसे कहा था कि वो कुछ टाइम घर से बाहर ना आए। ये बात सुनकर सीमन समझ गई कि जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी तरफ याओजिंग फू हाउस में होता है, जहाँ पर चनिया मिस्टर फू को मारने की धमकी दे रहा था। वो गुस्से से पूछ रहा होता है कि वो मिस्टर फू का भाई है, पर फिर भी वो इनहेरिटेंस एक आउटसाइडर को देना चाहता है। मिस्टर फू ने उसे कहा कि याओजिंग उसी का बेटा है, जिस पर चनिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। याओ चैंग ने चनिया से उसकी कंडीशंस पूछी, तो चनिया कहता है कि वो उसे ट्रिक नहीं कर सकता और उस पर अटैक करना चाहा, पर मिस्टर फू व्हीलचेयर से उठकर उसके सामने आ जाता है। याओ यांग ने चनिया को मारना चाहा, पर सिमन बीच में आकर उसे रोक देती है।
अगले सीन में चाओ यांग अपनी गन लेकर जाने लगा, तभी सीमन उसके पास आकर कहती है कि क्या वो उनकी तरह बन जाएगा। याओ यांग ये सब नहीं कर सकता। चाओ यांग ने उसे कहा कि चनिया ने उसके फादर पर अटैक किया है। याओ यांग चुपचाप बैठकर कैसे देख सकता है। आज चनिया वहाँ से भागने वाला है और वो उसको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। सीमन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर याओ यांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जब याओ यांग वापस आया तो हाउसकीपर उसे बताता है कि सीमन खाना नहीं खा रही, तो उसने हाउसकीपर को वहाँ से भेज दिया और सीमन के पास सूप का बॉल रखता है, पर उसने याओ यांग से कोई बात नहीं की। याओ यांग उसे बताने की कोशिश करता है कि मिस्टर वू उसकी फैमिली है, वो उनको कैसे इग्नोर कर दे। इस पर सीमन कहती है कि उसका बायोलॉजिकल फादर ऑफिसर लिन है, क्या उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याओ यांग ने कहा कि मिस्टर फू ने ही हमेशा उसका ख्याल रखा है, उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं। अगर मिस्टर फू ना होते तो शायद वो भी वहाँ ना होता, इसलिए वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। सीमन ने जब देखा कि उसने डिसाइड कर लिया है तो वो वहाँ से जाने लगी, पर याओ यांग उसे रोक लेता है। याओ यांग अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, पर सीमन कहती है कि उसका क्या वो उसे अपनी फैमिली नहीं समझता? क्या वो चाहता है कि फ्यूचर में वो जेल चला जाए, तो फिर उनके चिल्ड्रन का क्या होगा? याओ यांग ने उसे बताया कि जब वो 14 इयर्स का था तो मिस्टर फू को बचाने के लिए उसने फर्स्ट टाइम नाइफ उठाई थी। सीमन ने याओ यांग को ये भी बताना चाहा कि ये सब मिस्टर फू ने ही प्लान किया था, पर याओ यांग को पहले से ये सब पता होता है और वो कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब सीमन ने नोटिस किया कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई। याओ यांग उसके पीछे जाने लगा, पर उसे मिस्टर फू की कॉल आ जाती है। वो मिस्टर फू के पास पहुंचा और उन्हें यूएसबी देते हुए कहा कि ये वो एविडेंस है जो चनिया उनके खिलाफ यूज करना चाहता था। मिस्टर फू ने वो यूएसबी उठानी चाहिए, पर वो याओ यांग उनको नहीं देता और कहता है कि वो ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा, पर उससे पहले याओ यांग की एक कंडीशन है, वो अपना सारा इलीगल बिजनेस बंद कर देंगे। मिस्टर फू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की के लिए ये सब कुछ करना चाहता था। पर याओ यांग ने बताया कि वो सच में अपनी कंपनी को राइट पाथ पर लेकर आना चाहता है, और ये बताकर वो वहाँ से चला गया। जब वो घर पहुंचा तो एक डिलीवरी मैन उसके पास गुंतोंग को लेकर आ जाता है। तभी असिस्टेंट ने आकर याओ यांग को बताया कि सीमन आज अपने ब्रदर के साथ अब्रॉड जाने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से सीमन के पास चला गया। वो सीमन की कार का रास्ता रोक लेता है और सीमन को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आया। सीमन उसकी कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहता था, पर याओ यांग ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, बस सीमन एक बार उस पर ट्रस्ट करे। अगले सीन में सीमन कहीं पर जाने लगी, पर याओ यांग उसके पास आकर कार रोकता है और उसने सीमन से कहा कि वो जहाँ भी जाना चाहे याओ यांग उसे ड्रॉप कर देगा। सीमन ने उसे रिफ्यूज करना चाहा, पर याओ यांग उसे क्यूट सी की चेन गिफ्ट करता है, तो वो उसके साथ कार में जाकर बैठ गई। जिसके बाद याओ यांग ने उसे एक बैग भी गिफ्ट किया, फिर वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और सीमन ने कहा कि उसे इस सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं। सीमन को फ्लैशबैक याद आया जब शंतिंग उसे बताता है कि उसने याओ यांग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। याओ यांग अपना सारा इलीगल बिजनेस खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया और वो उसे जान से भी मारना चाहते हैं। अब सीमन एक क्लब में खड़ी थी और एक पर्सन उसके पास आकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी याओ यांग वहाँ पर आ गया, जिससे डरकर वो पर्सन भाग जाता है और याओ यांग सीमन को खुश करने की कोशिश करने लगा। सीमन ने कहा कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, वो पैसे वेस्ट कर रहा है। तो याओ यांग कहता है कि उसके स्माइल के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं। सीमन ने उसका रिएक्शन नोट किया और कहती है कि क्या वो ऐसी प्लेस पर फर्स्ट टाइम आया है। थोड़ी देर में शंतिंग वहाँ पर आ गया और सीमन से कहता है कि वो याओ यांग को अपने साथ लेकर क्यों आई है। तो याओ यांग ने बताया कि वो खुद ही आया है क्योंकि वो सीमन को परस्यू करना चाहता है। सीमन ने याओ यांग से कहा कि वो उसे अगर खुश करना चाहता है तो उसे जाकर डांस करना होगा। याओ यांग ऐसा नहीं करना चाहता था, पर सीमन के लिए ये करने को भी रेडी हो गया और सीमन उसे देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद शंतिंग उसे भी याओ यांग के पास छोड़ आया। तभी याओ यांग ने गन चलने की आवाज सुनी, तो वो जल्दी से सीमन को प्रोटेक्ट करता है, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सीमन ने याओ यांग को बताया कि ये एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड है जहाँ पर गन का कोई यूज नहीं, और वो ऐसी ही सिंपल लाइफ याओ यांग के साथ गुजारना चाहती है। क्या वो विलिंग है? याओ यांग ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो वहाँ से जाने लगी, पर याओ यांग उसे रोककर हग कर लेता है और उसने सीमन को बताया कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद याओ यांग सीमन के साथ अपने पेरेंट्स के टॉम्बस्टोन पर जाता है। वो सीमन से अपने फादर के बारे में पूछने लगा, तो सीमन ने बताया कि उसे अपने फादर से पता लगा था कि ऑफिसर लिंग बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन थे। वो रोज छुट्टी के बाद अपनी वाइफ के लिए उनका फेवरेट फूड बाय करते थे। आज फर्स्ट टाइम याओ यांग को अपने पेरेंट्स की याद आई। वो सीमन से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, क्या सीमन उसका वेट कर सकती है, और सीमन ने उसे ओके बोलकर हग कर लिया। मिस्टर फू को जब इस सब के बारे में पता लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जब याओ यांग मिस्टर फू के पास आया तो वो उसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। याओ यांग ने झूठ बोलना चाहा, पर मिस्टर फू को सब कुछ पता था और वो कहते हैं कि वो उस ऑफिसर के टॉम्बस्टोन पर गया था। इसका मतलब ये है कि याओ यांग अब मिस्टर फू को अपना फादर नहीं मानता।
याओजिंग कहता है कि मिस्टर फू को पता था कि उसका फादर एक पुलिस ऑफिसर है। मिस्टर फू ने कहा कि इसीलिए उन्होंने याओजिंग को इस बारे में नहीं बताया था। अगर उसे पता लग जाता कि वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है तो क्या कभी भी वो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाता। याओजिंग ने मिस्टर फू को बताया कि वो ये सब कुछ नहीं चाहता। अब वो बस सिमन के साथ एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहता है। मिस्टर फू को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो याओजिंग को अपनी काइंडनेस के बारे में याद दिलाने लगे। तो याओजिंग कहता है कि काइंडनेस रीपे करने के लिए वो कुछ भी करेगा। मिस्टर फू ने उसे एक टास्क दिया। गार्ड ने याओजिंग को नाइफ दी और चीयुआन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस पर्सन ने वो सीक्रेट्स देख लिए हैं जो उसे नहीं देखने चाहिए थे और मिस्टर फू चाहते हैं कि याओजिंग खुद उससे डील करे। याओजिंग ने जाकर चीयुआन की एक फिंगर काट दी। मिस्टर फू ने सीमन को मिलने के लिए बुलाया और ये वीडियो दिखा दी। सीमन ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और मिस्टर फू से पूछा कि वो उससे क्या चाहते हैं। तो मिस्टर फू ने कहा कि वो एक स्मार्ट पर्सन है और उसे पता होना चाहिए। याओयांग जब घर आया तो सिमन उसका वेट कर रही होती है। उसने याओयांग से पूछा कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहता है, पर याओयांग को उसकी बात की समझ नहीं आई और सिमन ने उसे कहा कि ची युआन से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही और याओयांग ने उसे बताया कि वो उनके शिप पर घूमने के लिए जाना चाहता था। वहाँ पर सिग्नल अच्छे नहीं, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही, पर वो बाद में उसकी बात करवा देगा। तभी सिमन को ची युआन का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो बिल्कुल ठीक है और वो याओयांग की तरफ देखकर सोचती है कि वो इतना रूदलेस है कि उसने ची युआन को अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए भी मना लिया। इसके बाद याओयांग सिमन को अपने साथ फिर से उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम फॉलिंग स्टार्स देखे थे। वहाँ पर वो सिमन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगा और सिमन उसकी तरफ देखकर सोचती है कि ये सब बहुत रियल लग रहा है। आखिर उसकी कौन सी साइड सच्ची है। सिमन कार से उतरकर खड़ी हो गई तो याओयांग उसके पास जाकर उसे प्रपोज करता है। याओयांग ने उसे रिंग पहना दी तो सिमन उस पर ट्रस्ट करने का सोचती है और फिर उसने याओयांग को किस कर दी। अगले सीन में याओयांग मिस्टर फू को बताने के लिए जाता है कि वो ये सब कुछ छोड़ रहा था और अब वो सिमन से शादी करने वाला है और चाहता है कि मिस्टर फू उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दें। वेडिंग डे पर याओयांग सारी अरेंजमेंट देख रहा होता है। तभी एक गार्ड ने आकर उसे बताया कि सिमन वहाँ कहीं नहीं थी। रिपोर्टर्स भी आ चुके थे जो उसे क्वेश्चन करने लगे कि क्या उसकी ब्राइड भाग गई है, पर वो उन सबको इग्नोर करके सिमन के पास चला गया और उसे क्वेश्चन करता है कि उसने ये सब क्यों किया। सिमर कहती है कि वो अभी भी क्वेश्चन कर रहा है, पर उनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने रिंग वापस कर दी और वहाँ से चली गई। तभी मिस्टर फू वहाँ पर आते हैं और याओयांग से कहने लगे कि क्या उसे समझ आ गई है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मिस्टर फू हैं जो उससे प्यार करते हैं और वही उसकी फैमिली है। याओयांग ने मिस्टर फू को कंग्रेचुलेट किया क्योंकि वो जो चाहते थे हो चुका था। मिस्टर फू ने बताया कि उन्हें इससे ज्यादा चाहिए। याओयांग को वो एविडेंस डिलीट करना होगा, पर याओयांग बताता है कि वो अभी भी सारे इलीगल काम खत्म करना चाहता है। मिस्टर फू को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि उसे क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा हो गया था। पुलिस अभी सबके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी, इसलिए मिस्टर फू उसे कुछ टाइम के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं। याओयांग अब अपने रूम में बैठा अपनी और मिस्टर फू की पिक्चर देख रहा होता है। तभी उसे सीमन का मैसेज रिसीव हुआ जिसने बताया कि वो नीचे वेट कर रही है। याओयांग जल्दी से आ जाए वरना वो पकड़े जाएंगे। याओयांग उसके साथ भाग गया पर मिस्टर फू ने फिर भी उनकी कार को चेस कर लिया था और वो याओयांग से कहते हैं कि जब सिमन उसे एक बार छोड़कर जा चुकी थी तो फिर वो लोग आधी रात को क्यों भाग रहे हैं। सिमन ने बताया कि वो याओयांग पर ट्रस्ट करती है और इतनी जल्दी मिस्टर फू की बातों में नहीं आने वाली। फिर मिस्टर फू याओयांग से कहने लगे कि वो मिस्टर फू को धोखा कैसे दे सकता है, क्या वो उनकी काइंडनेस के बारे में भूल गया। याओयांग ने उनसे क्वेश्चन किया कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। तो मिस्टर फू कहते हैं क्या ये क्लियर नहीं, वो एक गैंग से फाइट करते हुए मर गया और मिस्टर फू ने अपनी आंखों से उसको मरते हुए देखा। याओयांग ने उनसे पूछा कि फिर मिस्टर फू उसे अपने साथ अपने घर क्यों ले आए। तो मिस्टर फू ने उसे बताया कि उसके फादर ने मिस्टर फू से उस लड़की को छीन लिया था जिससे मिस्टर फू सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें लगा कि उसके फादर की डेथ के बाद वो मिस्टर फू से शादी कर लेगी, पर उसने फिर भी याओयांग के फादर को ही चूज किया। याओयांग बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखता है। वो उसे अपने घर ले आए क्योंकि वो उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे, उसे अपनी सारी इनहेरिटेंस देना चाहते थे। वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, पर वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल चेंज हो गया। याओयांग रोते हुए कहता है कि वो इतने साल अपने फादर के मर्डर को ही फादर समझता रहा। जब मिस्टर फू ने ये बात सुनी तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, याओयांग उन्हीं का बेटा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई तो बटलर चंद जल्दी से मिस्टर फू को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे सिमन चियुआन के पास गई जो बिल्कुल ठीक था। तभी वो न्यूज देखते हैं कि फू ग्रुप की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पुलिस को पता लग गया है। ये सब बटलर चंद ने किया था और उसने सुसाइड कर ली।
जैसे ही सीमन ने ये न्यूज देखी तो वो जल्दी से शाओ के पास जाने लगी। याओ जैंग जो पुलिस स्टेशन में सारे एविडेंस देने के बाद वापस जा रहा था, उसे मिस्टर फू की तरफ से कॉल रिसीव हुई और वो जल्दी से उनकी बताई हुई लोकेशन पर चला जाता है। मिस्टर फू ने सिमन को पकड़ रखा था। शाओ को देखकर वो कहते हैं कि वो फिक्र न करे, सिमन बिल्कुल ठीक है, और वो याओ को फोर्स करने लगे कि उन्हें मिस्टर फू की बात माननी होगी। याओ कहता है कि क्या उन्होंने उसे बटलर जन की तरह अपना डॉग समझ रखा है, जिससे वो कुछ भी करने के लिए फोर्स करेंगे। ये सब इलीगल एक्टिविटीज उन्होंने की थी, पर बटलर जन पर इल्जाम लगाकर सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर फू को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बदला लेने के लिए उन्होंने सिमर पर शूट करना चाहा, पर याओ जल्दी से आगे आ जाता है, पर मिस्टर फू ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। वो मिस्टर फू के पास गया और गन अपनी तरफ करके कहता है कि अगर वो मारना ही चाहते हैं तो याओ को मार दें, जबकि मिस्टर फू अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करने लगे। अगले सीन में याओ बैठा अपनी और मिस्टर फू की पिक्चर देख रहा होता है और हमें एक न्यूज सुनने को मिलती है कि मिस्टर फू की डेथ हो गई। डेथ से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख कर रखा था, इसलिए याओ पर केस नहीं हुआ। सिमन ने आकर उसे हक कर लिया और कहती है कि उसने कहा था वो नॉर्वे जाएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है। पर याओ ने बताया कि इससे पहले उसे एक और काम करना है। फिर वो जनिया से मिलने के लिए गया और उसने जनिया से कहा कि वो मिस्टर फू का रियल सिबलिंग है, इसलिए फूजी ग्रुप उसे ही मिलना चाहिए। पर उसे जनिया से पता लगा कि मिस्टर फू को लास्ट स्टेज पर कैंसर था, उसकी कभी भी डेथ हो सकती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द याओ जैंग को इनहेरिटेंस देना चाहते थे। उन्हें डर था कि इस वजह से कहीं इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसे सब कुछ छुपाया। याओ जैंग ने ये सुनने के बाद चनिया को बताया कि वो सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देगा और वहां से चला गया। इसके बाद वो मिस्टर फू और अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए जाता है। सिमन ने उसे कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब से वो उसकी फैमिली है। जी युआन ने तो नॉर्वे की टिकट भी बुक कर ली है और अब वो हमेशा साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर याओ जैंग ने उसे हग कर लिया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।